हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि पॉलिटी का सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो अगर नहीं देखे हैं प्रीवियस वीडियोज़ को, तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सभी वीडियोज़ को देख लें। क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसको लेके बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें पॉलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको इन सभी वीडियोस से निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको निश्चित तौर पर सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अभी हम लोग पॉलिटी का सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, तो उस पॉलिटी के सीरीज़ में कौन कौन से टॉपिक्स को हमने करवा दिया है, तो संविधान का भाग, अनुसूचियाँ और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने करवा दिए हैं, और फंडामेंटल राइट्स को भी हमने पढ़ा दिया है। आज हम लोग बात करेंगे कि भारत के संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये जो है हम आपको बताए थे, जब हमने भाग का वीडियो आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था आपको कि भाग ये कौन से भाग में आता है। ये भाग 4 के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर्टिकल्स कितने से कितने के बीच में ये आता है, तो ये आर्टिकल्स आपका 36 से लेके 51 के बीच में इसके सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो आज हम इन सभी आर्टिकल्स पे चर्चाएं करेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आने वाले समय में हम किसी को पढ़ा सकें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो एक अच्छे तरीके से उसका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप होना चाहिए, और वीडियो को देखते देखते ही कोशिश करिएगा आप लोग याद करने का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ये भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, और उन सभी पे हम लोग डिटेल में चर्चाएँ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बात आपको बता दें कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है वो लिया कहाँ से गया है, तो आपको हम बता दें कि ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, इसका क्यों ज़रूरत पड़ा। अब राज्य में जो भी योजनाएं बनती हैं, ठीक है, जो भी योजनाएं, तो योजना जो बनता है उस योजना को चलाने के लिए नीति निर्देशक तत्व का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि ये राज्य को नैतिक शक्ति जो है वो प्रदान करता है, और इसकी जो प्रकृति है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, सकारात्मक है, और ये जो है वो राज्य के लिए उपयोग में किया जा सकता है, ये हम आपको बता दिए हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की जो है वो स्थापना करना, ये मेन उद्देश्य जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सभी आर्टिकल्स पे बात करते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स क्या क्या चीज़ें बताती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है अनुच्छेद 36। आर्टिकल 36 जो है वो कहता है कि राज्य की जो परिभाषा है वो किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 36 के अंतर्गत, ठीक। चलिए आर्टिकल 38 पे बात करते हैं। आर्टिकल 38 क्या कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है। यानी कि जो राज्य के लिए सही होगा, समाज के लिए सही होगा, उस तरीके का जो है वो अभिवृद्धि क्या होगा, अपनाएगा। वो कौन अपनाएगा, आर्टिकल 38 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती है कि जो भी हम समाज के हिसाब से जो चीज़ें जैसे किसी योजना का निर्माण होता है, तो वो योजना सब जो बनता है जो समाज के हित में हो, लोक के हित में हो, तो वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आ जाता है, आर्टिकल 38 के अंतर्गत आ जाता है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या कहता है कि जो पुरुष और स्त्री दोनों को क्या मिलना चाहिए, समान वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी काम करते हैं काम तो दोनों का समान होता है। तो इसके लिए क्या है कि पुरुष और महिला दोनों को क्या करना चाहिए कि समान वेतन मिलना चाहिए, समझ में आ गया। 39 का क जो है वो क्या कहता है कि सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। ये क्या कहता है कि समान और निःशुल्क जो है वो विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 39। अब आर्टिकल 40 क्या कहता है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 40 ये क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों का जो संगठन होता है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायत का संगठन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत ये आ जाता है। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, आर्टिकल 36, आर्टिकल 38, 39, 39 का क और 40। 36 में हमने क्या पढ़ा, राज्य की जो परिभाषाएं हैं उस पर हमने पढ़ा, जो राज्य का जो परिभाषा देता है। और 38 क्या कहता है कि राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है। आर्टिकल 39 क्या कहता है कि जो पुरुष और महिला है उनको सेम वेतन सेम कार्य का मिलना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 39 का क क्या कहता है कि सामान्य न्याय और शुल्क की विधिक सहायता मिलनी चाहिए। आर्टिकल 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन होना चाहिए, ठीक है। तो वो आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या कहता है कि काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार जो पाया जाता है वो आर्टिकल 41 के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का जो प्रयास किया जाता है वो आर्टिकल 43 के अंतर्गत आता है। यानी कि राज्य कर्मकारों के लिए जो निर्वाह मजदूरी
ठीक है, जो जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए उसमें प्रयास करता है, ठीक है, जैसे कि कोई मजदूर है, उसको कम वेतन मिल रहा है, ठीक है, वो अपने कामों को सही से नहीं कर पा रहा है, तो उसको जो एक सही पायदान पे लाया जाए, इसके लिए क्या होता है कि सभी को निर्वाह जो मजदूरी किया जाता है उसके लिए एक योगदान, एक प्रयास जो है वो किया जाए, वो आर्टिकल 43 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 43 के बाद बात करते हैं आर्टिकल 43 का क। आर्टिकल 43 का क क्या कहता है कि उद्योगों के प्रबंधों में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, जो भी कामकाज करते हैं वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज सब में या फिर किसी भी चीज़ में वो अपना उसमें योगदान दे सकते हैं। ये आर्टिकल जो है वो 43 का क कहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जो है वो क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। यानी कि राज्य, भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए जो एक समान सिविल संहिता प्राप्त करती है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 44 के अंतर्गत आ जाता है। समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल 44। इन सभी आर्टिकल्स को हमने अच्छे से पढ़ लिया। आर्टिकल 41 में क्या कहता था, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 43 कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रयास। आर्टिकल 43 का क कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। आर्टिकल 24 कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करना। ठीक है, क्योंकि सभी को एक समान जो है वो चीज़ें मिलनी चाहिए, ये आर्टिकल 44 के अंतर्गत कहा जाता है। अब आर्टिकल 45 पे बात करते हैं कि आर्टिकल 45 क्या कहता है। आर्टिकल 45 कहता है कि खास करके ये टीचिंग एग्जाम्स को लेके बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए इसको आप लोग याद कर ही लीजिएगा। जो भी बिहार शिक्षक भर्ती में परीक्षा में बैठना चाहते हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में आप बैठना चाहते हैं तो उसके लिए आर्टिकल 45 आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और आर्टिकल 21 है जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आर्टिकल 21A क्या कहता है। ठीक है, इस पर मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है और ये भी शिक्षा से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी पढ़ेंगे आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि जो भी राज्य के 6 वर्ष से कम आयु के बालक के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था का देखरेख और शिक्षा का जो उपबंध होगा, ठीक है, वो कौन करेगा, आर्टिकल 45 के अंतर्गत ये चीज़ें आ जाएंगी। यानी कि जो भी जैसे 6 राज्य के जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, 6 वर्ष से ज़्यादा आयु के बच्चों के लिए तो स्कूल का है ही, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र खोला जाता है, ठीक है, जिसमें बच्चे 6 वर्ष से कम एज के होते हैं उसको वहाँ पे पढ़ाया जाता है, खेल विधि से पढ़ाया जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चों को पढ़ने के प्रति जो है वो रुचि जगती है। तो ये आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 45 के तहत ये कहा गया है कि आपको 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होंगे उनका देखरेख और उनके शिक्षा का जो उपबंध होगा वो निःशुल्क देना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 48। यानी कि आर्टिकल 48 क्या कहता है कि कृषि और पशुपालन के संगठन के लिए जो है वो चीज़ें जो देती है वो आर्टिकल 48 जो है वो कहता है। समझ में आ गया। और एक बात और हम आपको बता दें कि इसमें आर्टिकल 45 में जो है वो क्या कहता है कि ये 86वां संशोधन के अंतर्गत, 86वां संशोधन 2002 के अंतर्गत जो है वो ये जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये समझ गए हम लोग। आर्टिकल 48 भी समझ गए हम लोग क्या कहता है कि आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि और पशुपालन का जो संगठन होता है वो आर्टिकल 48 के अंतर्गत आता है। यानी कि आप किसी भी पशु को, जो दुधारू पशु है उसका वध, उसका जो है वो नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोहिबिटेड है कृषि और पशुपालन का संगठन करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल 48 का क क्या कहता है कि जो पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की जो रक्षा की जाती है वो आर्टिकल 48 के क के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों को एक साथ याद कर लेंगे। आर्टिकल 48 क्या कहता है कि कृषि और पशुपालन का संगठन करना। आर्टिकल 48 का क क्या कहता है कि पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं एक तरह से आपको सेम दिख रहा होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 क्या कहता है कि राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का जो है वो संरक्षण करना। जैसे कोई भी राष्ट्रीय चीज़ है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया या कि कोई प्रतिमा हो गया किसी महान व्यक्ति के, तो उन सभी चीज़ों का जो है ना हम लोगों को उसका संरक्षण करना पड़ेगा। उसका संरक्षण जो है वो राज्य सरकार के द्वारा ये चीज़ें की जाती है। तो ये राष्ट्रीय स्मारक जो हुआ या कोई भी वस्तु का जो है वो जो संरक्षण किया जाता है वो आर्टिकल 49 के अंतर्गत किया जाता है। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग करना। मतलब कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, ये सभी को पता है। तो ये जो अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं वो आर्टिकल 50 के अंतर्गत आ जाता है। समझ में आ गया। आर्टिकल 50 समझ गए कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो है वो अलग करना। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि देना। यानी कि अगर जो भी इंटरनेशनल स्तर पे अगर कोई ऐसा वार हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई तो वो आर्टिकल 51 के अंतर्गत जो है वो आती है कि आप जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो प्रदान जो की जाएगी वो आर्टिकल 51 के अंतर्गत किया जाएगा।
ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक ही जो है वो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो आर्टिकल 51 तक ही आते हैं। लेकिन अगर हम अनुच्छेद 51 क की बात करें तो ये हमको पता है कि ये मूल कर्तव्य है और इसको डिटेल में हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है, लेकिन आपको आर्टिकल 51 का ए और अनुच्छेद 52 ये दोनों जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मूल कर्तव्य जो है वो कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर से, यानी कि रसिया से मूल कर्तव्य लिया गया है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप लोग सभी वीडियोज़ को अच्छे से देखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसका क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य जो था वो क्या था कि कल्याणकारी राज्य की जो है वो स्थापना करना। उसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान के कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है, तो ये नीति निर्देशक तत्व देता है। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपको जो है वो एग्जाम में निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे और उन सभी प्रश्नों को हम एकत्रित करके आप लोगों के पास लेके आए हैं, तो आप लोग पूरे सभी पॉइंट्स को अच्छे से देखिएगा, ठीक है, तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। आगे बात करते हैं कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश जो है वो कौन देता है, तो वो भी नीति निर्देशक तत्व देता है। ये सभी चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं, उसी को हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं। जो पढ़ने वाले होंगे वही इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है कि सरकार के पास उपलब्ध संसाधन जो भी है उस पर जो है वो ये चीज़ें कार्य करती हैं। तो मौलिक अधिकार और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें क्या समानता है, तो क्या है कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है, एक दूसरे के लिए ही कार्य करते हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे से भी हो तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ये भी कहीं ना कहीं किसके लिए है, आम नागरिकों के लिए ही है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। लेकिन मौलिक अधिकार क्या है, डायरेक्ट वे में क्या करता है कि ये आम नागरिकों को जो है वो सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन दोनों का काम तो एक ही है, मोटिव तो एक ही है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन, अभी हमने आपको बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा ही दिया जाता है। आगे बात करते हैं कि संविधान में कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय जो है वो प्रदान करने का संकेत करता है, तो वो कौन करता है कि नीति निर्देशक तत्व। जैसे कोई कहीं पे आपको चीज़ें दिखती है जो सरकार योजना बनाती है, जैसे पेंशन योजना हो गया या फिर जितने भी योजनाएं हो गई, तो वो सारी चीज़ें जो है वो कहाँ से, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही आती है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। बार बार ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। आपको हम बता दें कि ये राज्य की शक्ति को जो है वो सीमित करती है मौलिक अधिकार, और ये राज्य की शक्ति का जो है वो वृद्धि करती है, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है वो वादी योग्य है, यानी कि आप इसका जो है वो इसको चैलेंज कर सकते हैं, इसको आप जो है सो अपने न्यायालय में लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वादी योग्य नहीं है, ये न्यायालय के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये योजना है, योजना तो बदलती रहती है, ठीक है ना, तो इसलिए ये वादी योग्य नहीं है। उसके बाद बात करते हैं राजनीति लोकतंत्र की स्थापना करता है ये, ठीक है, सही बात है। और ये क्या करता है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, क्योंकि जहाँ जैसा कंडीशन रहेगा उस कंडीशन के हिसाब से नीति निर्देशक तत्व जो है वो बदलता रहता है। लेकिन मौलिक अधिकार हमारे पूरे देश में एक जैसा ही लागू है। आगे बात करते हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो जनता को डायरेक्ट वे में प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या कहता है, ये तत्व नागरिक के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व, यानी कि राज्य को ये चीज़ें देती है और राज्य फिर जो है वो जनता को भी ये चीज़ें मिलती है, जो भी सुख सुविधाएं होती है। उसके बाद मौलिक अधिकार का साधन है, ठीक है, मौलिक अधिकार जो है वो क्या है, एक साधन है, और ये क्या है, एक साध्य है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व का क्षेत्र जो है वो मौलिक अधिकारों की तुलना में व्यापक है, ठीक है। और मौलिक अधिकार जो है वो ये हम आपको बता दिए हैं कि ये संविधान कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, और ये जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, नीति निर्देशक तत्व के बारे में, और उसमें हम लोगों ने सभी आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ा और भाग को पढ़ा, ठीक है। आगे के वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कि जो भी मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, जो भी मौलिक कर्तव्य के साथ साथ जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन सभी चीज़ों से जो क्वेश्चन पूछी जाती है पॉलिटिक में, तो वो सारी चीज़ें हम आपको करवाएंगे, ठीक है। तो वीडियो के आप लोग अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की भी सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि जितना आप लोग प्यार दिखाएंगे हम उतना जो है वो अच्छे से अच्छा तैयारी आप लोगों को करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको भी तो पता चलेगा जो हाँ ये उन स्टूडेंट्स तक जा रहा है जिनको ये ज़रूरत है, ठीक है। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और आप लोग अपना भी प्यार बना के रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।